गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। आज से आप लोगों की उत्तराखंड जीएस स्टार्ट हो रही है स्पेसिफिकली फॉर उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन। और अगर आप उत्तराखंड जुडिशरी की भी तैयारी करते हैं तो आपकी ये जो तैयारी हम करा रहे हैं उत्तराखंड जीएस की, ये वहां पर भी काम आपकी आने वाली है। आई होप आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही होगी। आज से आपकी ऑफिशियली जीएस स्टार्ट हो रही है। ये प्रीलिम्स कम मेंस दोनों में आपकी काम आने वाली है। उत्तराखंड की जीएस स्टार्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड एपीओ स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अगर जो उत्तराखंड जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कोई करता है तो उसकी लिए भी ये जो कंटेंट हम प्रोवाइड आपको करा रहे हैं, आपकी जो तैयारी करा रहे हैं, वो आपको काम आने वाली है। इज इट क्लियर? हाँ जी, तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो किस पर है? उत्तराखंड सामान्य प्रशासनिक संरचना और पंचायती राज व्यवस्था, मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तराखंड और पंचायती राज सिस्टम जो उत्तराखंड का है, उस पर आज का ये सेशन है। और आज के सेशन के स्टार्टिंग के फर्स्ट पॉइंट में ही आपको एक बात ये पता चल रही है कि उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। तो प्री एग्जाम के हिसाब से ये बात ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। और राज्य स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और 9 नवंबर हर वर्ष उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है, राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपको यहीं से एक दो सवालों के जवाब स्टार्टिंग से ही मिलने शुरू हो गए। अपने नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहिएगा। आपको डिटेल्ड नोट्स तो मिलेंगे, बट आप यहां से ही अपने जो नोट्स हैं वो बनाना शुरू कर दीजिएगा। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? 27वां राज्य है। राज्य की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और इसलिए हर वर्ष राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको डिटेल में करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के गठन की, यानी कि उत्तराखंड राज्य की उत्पत्ति की, राज्य फॉर्मेशन की, राज्य के गठन की, और जो उसकी भौगोलिक परिचय है उसके बारे में हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो राज्य की हिस्टोरिकल टाइमलाइन है और जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक परिचय है, उसको समझते हैं। राज्य बनने की जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसको ऑफिशियल और संवैधानिक मोमेंटम गति तब मिली जब उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य बिल 2000। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? थैंक यू। पूजा आवाज आ रही है, बबीता आवाज आ रही है आवाज? हाँ जी। सबसे पहले हम जो कर रहे हैं, मैं वापस से इस स्लाइड के बारे में आपको बता रहा हूं। उत्तराखंड राज्य का ये आज का जो हमारा सेशन है, उत्तराखंड राज्य का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है और उसका जो क्या कहते हैं पंचायती राज सिस्टम है, उसके बारे में है। और जो पहला स्लाइड है, हम राज्य के गठन के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य गठन को शुरुआत या गति तब मिली जब उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000, यानी कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को संसद में पेश किया गया। और जब इस बिल को संसद में पेश किया गया, कब पेश किया गया? पेश तो हुआ 1 अगस्त 2000 को लोकसभा ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया। फिर उसके बाद 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से यह विधेयक पारित हुआ। और 28 अगस्त 2000 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति KR नारायणन ने उत्तराखंड राज्य बनने वाले विधेयक को हरी झंडी दे दी। मतलब
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी और वो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम बन गया। और आपको यह भी पता है कि उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटकर बनाया गया है। एक हिस्सा आपका उत्तर प्रदेश में रह गया और दूसरा हिस्सा आपका कहां बन गया? दूसरा हिस्सा आपका उत्तराखंड नया राज्य बन गया। 28 अगस्त 2000 को महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को स्वीकृति दी। ठीक। और राज्य की स्थापना कब हुई? राज्य की स्थापना उसी दिन से नहीं हुई। राज्य की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य का आधिकारिक गठन किया गया। उत्तराखंड राज्य का आधिकारिक गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। अब इसका मतलब क्या है कि राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी ये बनता है। और ये भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य है। उत्तराखंड भारतीय गणराज्य का, इंडियन रिपब्लिक का 27वां स्टेट बनाया गया है और इसे ज्योग्राफिकली भारत का 11वां हिमालयन स्टेट माना जाता है। इसे भारत का 11वां हिमालयी राज्य माना जाता है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। ओवरऑल ये 27वां राज्य है भारत का और 11वां ये हिमालयी राज्य है भारत का। ठीक है। राज्य की जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल राज्य का, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। 1.69% है। ये बात ध्यान रखिएगा, 1.69% है। राज्य का ओरिजिनल नाम, जब 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन हुआ था, उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। उत्तराखंड बाद में बना, स्टार्टिंग में नाम क्या था? उत्तरांचल। उत्तरांचल इसका नाम था। ठीक है। उत्तरांचल नाम शुरू में था और बाद में इसको ऑफिशियली जनवरी 1, 2007 को नाम बदलकर इसको उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल कब था? ये 9 नवंबर 2000 से ये उत्तरांचल था। और उत्तराखंड कब बना? उत्तराखंड इसका नया नाम कब आया? उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका कब आया? जनवरी 1, 2007 से। जनवरी 1, 2007 से उत्तराखंड का नाम, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो मतलब 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड के नाम से इसको जाना जाने लगा। भौगोलिक स्थिति की बात करें, ज्योग्राफी के बारे में बात करें, तो राज्य का जो शेप है, राज्य का जो आकार है वो लगभग रेक्टेंगुलर है। राज्य का आकार कैसा है? रेक्टेंगुलर है। मतलब एक ओवरऑल बता रहा हूं मैं आपको, एक रफ शेप बता रहा हूं, आयताकार है। और इसमें एक यूनिक डुअल कैपिटल सिस्टम है। यहां पर द्विराजधानी सिस्टम है। देहरादून जो टेम्पररी है, जिसको हम विंटर कैपिटल के नाम से जानते हैं, जो स्टेट फॉर्मेशन के समय से ही है। जबकि जो गैरसैंण राजधानी है, गैरसैंण है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वो ऑफिशियल समर कैपिटल घोषित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, हम कह देते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, मगर वो एक टेम्पररी राजधानी है। वो सिर्फ विंटर कैपिटल ऑफ देहरादून है, विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड है। जो इसकी जो परमानेंट राजधानी है वो गैरसैंण है। गैरसैंण जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और वो ही ऑफिशियल समर कैपिटल घोषित की गई है। मतलब समझिएगा कि उत्तराखंड के अंदर यूनिक द्विराजधानी सिस्टम लागू है। जो देहरादून है वो आपका विंटर कैपिटल के नाम से जाना जाता है, चमोली जो है वो समर कैपिटल के नाम से जाना जाता है, और देहरादून टेम्पररी
राजधानी है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले आगे, यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रीय विभाजन और जिला संरचना के बारे में, रीजनल डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उत्तराखंड को क्लियरली 2 रिवेन्यू डिवीजन में बांटा गया है। रिवेन्यू डिवीजन मतलब समझिएगा, राजस्व के पर्सपेक्टिव से 2 डिवीजन की गई है। एक है आपकी कुमाऊं मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल। एक है आपका कुमाऊं मंडल और दूसरा है आपका गढ़वाल मंडल। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तराखंड को 2 रिवेन्यू डिवीजन में यानी कि मंडल में बांटा गया है, कुमाऊं और गढ़वाल के रूप में डिवाइड किया गया है। कुमाऊं डिवीजन दोनों में हिस्टोरिकली पुराना है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में बात करें तो जो कुमाऊं मंडल है वो पुराना है, इसका मुख्यालय जो है वो नैनीताल में है। वो उसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है कुमाऊं मंडल का? नैनीताल में है। और कुमाऊं मंडल के अंदर आपकी एग्जैक्टली 6 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, मुख्यतः 6 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। ये 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत और बागेश्वर। ये 6 डिस्ट्रिक्ट आपकी कुमाऊं मंडल में आती हैं। याद रखिएगा, कुमाऊं मंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट के नाम क्या हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत और बागेश्वर। और अगर हम गढ़वाल डिवीजन की बात करें तो गढ़वाल डिवीजन का फॉर्मेशन बाद में हुआ, वो 1969 में हुआ। जबकि जो कुमाऊं मंडल है वो अंग्रेजों के टाइम का ही है, स्थापना 1854 में हो चुकी थी। कुमाऊं मंडल की बात की अगर हम बात करें, कुमाऊं मंडल पुराना है और कुमाऊं मंडल की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1854 में हुई थी। जबकि जो गढ़वाल मंडल है वो नया मंडल है, इसका मुख्यालय पौड़ी में है और इसके अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट आती हैं और इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी। और गढ़वाल मंडल के अंदर जो 7 जिले आते हैं वो कौन कौन से हैं? चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी। ये 7 जिले आपके मिलकर कौन सी रीजन बनाते हैं? गढ़वाल रीजन बनाते हैं। रीजन दोनों मंडलों में से, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में से पुराना मंडल कौन सा है? कुमाऊं मंडल है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोनों मंडलों में कितने जिले आते हैं? कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं जबकि गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर कहां है? नैनीताल में है। गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर कहां है? पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 7 डिस्ट्रिक्ट जो गढ़वाल मंडल के अंदर आती हैं वो कौन कौन सी हैं? चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी। टोटल मिलाकर आपको पता है कि राज्य के अंदर कितने जिले हैं? 13 जिले हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। चमोली डिस्ट्रिक्ट जिला जो क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड के अंदर जो सबसे बड़ा जिला है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट है। चमोली का एरिया 8030 स्क्वायर किलोमीटर है। चमोली सबसे बड़ा जिला है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 8030 वर्ग किलोमीटर है। 8030 वर्ग किलोमीटर है। जो जबकि चंपावत जो है वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। चंपावत सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो यह भी सवाल बनता है कि कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत है। आप अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्य के अंदर 4 लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। लैंड लॉक्ड मतलब जो जमीन से घिरे हुए हैं, यानी वे किसी भी इंटरस्टेट या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर को टच नहीं करते। मतलब 4 जिले ऐसे हैं जो किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करते, बॉर्डर शेयर नहीं करते और ना ही वो किसी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को टच करते हैं। वो हैं टिहरी गढ़वाल,
रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। इसका मतलब क्या है कि ये 4 जिले का जो बॉर्डर है वो उत्तराखंड में ही है। ये किसी दूसरे राज्य से इनका बॉर्डर टच नहीं करता और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा से टच करता है। ये कंप्लीटली लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। 4, ये किसी भी दूसरे राज्य और ना ही किसी दूसरे देश के साथ ये अपनी सीमा साझा करते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं। बाकी सारे जिले किसी दूसरे राज्य के साथ आपको सीमा साझा करते हुए दिखेंगे या देश के साथ। जैसे देहरादून की बात करें तो देहरादून आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। जब आप देहरादून से डाटकाली मंदिर को क्रॉस करके मोहंड के जंगल क्रॉस करके जाते हैं तो आप वहां पर उत्तर प्रदेश, डाटकाली मंदिर के उधर उत्तर प्रदेश सहारनपुर का क्षेत्र है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये जो 4 जिले हैं उत्तराखंड के अंदर, टिहरी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, अल्मोड़ा हो गया और बागेश्वर हो गया, ये किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते और ना ही किसी देश के साथ ये सीमा साझा करते हैं। इज इट क्लियर? अब आगे चलिएगा। अब आगे बात करते हैं हम स्टेट लेजिस्लेचर की, विधानमंडल की और रिप्रेजेंटेशन के बारे में। समझिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानमंडल के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड जो है वो एक सदनीय विधायिका है कि मतलब यहां पर सिर्फ विधानसभा है, यहां पर विधान पालिका नहीं है। एक सदनात्मक लेजिस्लेचर है उत्तराखंड। राज्य की जो पॉलिटी का कोर इसकी यूनिकैमरल यानी कि एक सदनात्मक लेजिस्लेचर है। यानी उत्तराखंड में केवल विधानसभा है जिसको हम इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और यहां पर कोई अपर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 के तहत यह डिफाइंड है। स्टेटहुड के समय एक इंटरिम असेंबली बनाई गई थी। मतलब जब उत्तराखंड को, उत्तरांचल को राज्य का दर्जा दिया गया था, उस समय तो यहां पर चुनाव नहीं थे, तो उसके लिए उस समय पर एक अंतरिम असेंबली बनाई गई थी और जिसके अंदर 30 मेंबर थे। अंतरिम विधानसभा बनाई गई थी, उसके अंदर 30 मेंबर थे और इनकी फर्स्ट ऑफिशियल सेशन जब कब हुआ था? जनवरी 9, 2001 को हुई थी। और राज्य के अंदर जो पहली इलेक्टेड असेंबली इलेक्शन कब हुए थे? फरवरी 14, 2002 को हुए थे। मतलब उत्तराखंड राज्य के अंदर अपने चुनाव कब हुए थे? पहली बार चुनाव कब हुए थे? फरवरी 14, 2002 को इसके अंदर उत्तराखंड के अंदर चुनाव हुए थे। अंतरिम सभा जब उत्तराखंड राज्य बना, अंतरिम सभा के अंदर मतलब जिनको नॉमिनेट कर दिया गया, मतलब जो चुन के नहीं आए थे शुरू में, वो 30 सदस्य थे। उसके बाद चुनाव हुए। चुनाव कब हुए? चुनाव होने के बाद जो पहला स्तर हुआ, सत्र हुआ, पहला स्तर 9 जनवरी 2001 को हुआ और पहला विधानसभा चुनाव कब हुए? 14 फरवरी 2002 को हुए। पहले विधानसभा चुनाव कब हुए? 14 फरवरी 2002 को हुए। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो विधानसभा में अभी 70 इलेक्टेड सीट है। मतलब विधानसभा के अंदर जो 70 सीट है, 70 विधायक है हमारी विधानसभा के अंदर। आज की तारीख में विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 70 हैं। ठीक है, 70 सीटें हैं जिसमें से 15 सीट रिजर्व्ड कैटेगरी की हैं। 15 सीट टोटल रिजर्व्ड हैं, जिसमें से 13 सीट जो हैं शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, 2 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए है। 13 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए है और एसटी के लिए 2 आरक्षित सीटें हैं। चकराता देहरादून के अंदर जो आता है और नानक मता। ठीक है, ये 2 आपकी सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है चकराता और नानक मता, ये आपकी जो नानक मता है वो उधम सिंह नगर के अंदर आता है। ये दोनों जो असेंबलीज हैं, कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ये एसटी
कंस्टिट्यूएंसी है, मतलब यहां पर जो कैंडिडेट चुन के आएगा वो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी का ही आएगा। ठीक है, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो प्रकाश पंत थे वो इंटरिम असेंबली के फर्स्ट स्पीकर थे। जब उत्तराखंड राज्य बना, जो अंतरिम विधानसभा बनी थी 30 सदस्यों वाली, उसमें जो स्पीकर थे, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अंतरिम विधानसभा के स्पीकर कौन थे उत्तराखंड के अंदर, तो उसका जवाब है प्रकाश पंत। प्रकाश पंत, प्रकाश पंत उत्तराखंड राज्य की इंटरिम असेंबली के फर्स्ट स्पीकर थे, जबकि यशपाल आर्या जब पहली बार विधानसभा चुन के आई थी उसके स्पीकर थे। यशपाल आर्या इलेक्टेड असेंबली के फर्स्ट स्पीकर थे। और आज की तारीख के अंदर उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर कौन है? रितु खंडूरी। ठीक है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अंतरिम विधानसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? प्रकाश पंत जी। पहली चुनी हुई विधानसभा के स्पीकर कौन थे उत्तराखंड के अंदर? यशपाल आर्य जी। और आज की तारीख के अंदर स्पीकर कौन है? रितु खंडूरी। आप यह ध्यान रखिएगा। राज्य को लोकसभा में 5 इलेक्टेड सीट मिलती है, मतलब उत्तराखंड राज्य के 5 नुमाइंदे लोकसभा के अंदर जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं। उत्तराखंड कोटे की 5 लोकसभा में 5 सीटें हैं, और इसमें से जो एक सीट है वो एससी कैटेगरी की है और वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की है, अल्मोड़ा की है, अल्मोड़ा कंस्टिट्यूएंसी की है। उसको यूनिकली एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है। और यहां से उत्तराखंड से राज्यसभा में 3 मेंबर भेजे जाते हैं। राज्यसभा में उत्तराखंड से 3 मेंबर भेजे जा सकते हैं। तो मतलब समझिएगा, यहां पर आपको एक ही इस स्लाइड से बहुत सारी बातें पता चल गई हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिकली प्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उन चीजों का ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? हाँ जी, चलें आगे। अब आगे बात करते हैं राज्य कार्यपालिका के बारे में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में। द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द की ऑफिशियल। एग्जीक्यूटिव ब्रांच गवर्नर के अथॉरिटी के तहत काम करती है। आपको यह पता ही है कि जो सरकार की जो कार्यपालिका है वो गवर्नर के अधीन होकर उसकी अथॉरिटी के तहत काम करती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य के संवैधानिक हेड होते हैं। और साथ ही जो सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऑफिशियली चांसलर भी गवर्नर ही होते हैं, राज्यपाल ही होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 153 के तहत, अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल नियुक्त होते हैं। उत्तराखंड राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे वो सुरजीत सिंह बरनाला थे, और प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो मार्गरेट अल्वा थी। पहले राज्यपाल उत्तराखंड के कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। याद रखिएगा, प्रथम गवर्नर उत्तराखंड के सुरजीत सिंह बरनाला। और उत्तराखंड की पहली महिला गवर्नर कौन थी? मार्गरेट अल्वा। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह जी। ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा। राज्य में 2 ऑफिशियल राजभवन हैं, मतलब जो राजभवन हम बोलते हैं गवर्नर के आधिकारिक निवास। एक है देहरादून में बीजापुर हाउस और दूसरा नैनीताल में स्थित है। नवंबर 9, 2000 को जब राज्य की स्थापना हुई थी को नित्यानंद स्वामी फर्स्ट इंटरिम चीफ मिनिस्टर बने थे। मतलब जब 30 विधायकों वाली इंटरिम, जब राज्य बना है 9 नवंबर 2000 को, जब विधायिका 30 मेंबर वाली विधायिका बनी थी, उसमें चीफ मिनिस्टर, मतलब उस समय अंतरिम चीफ मिनिस्टर कौन थे? नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री थे 9 नवंबर 2000 को। अगर आपसे एग्जाम में सवाल यह पूछा जाए उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे,
या उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको जवाब दोनों सवालों के जवाब में लिखना है, प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। अगर आपसे एग्जाम में सवाल आए कि चयनित मुख्यमंत्री कौन थे पहले, तो उसका जवाब आएगा नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कौन थे? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कौन थे? हाँ जी, नारायण दत्त तिवारी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे। 91वें संविधान संशोधन के बाद कैबिनेट साइज लीगली टोटल असेंबली स्ट्रेंथ का 15% तक लिमिटेड है, यानी मैक्सिमम 12 मिनिस्टर हो सकते हैं। आपको यह पता है कि संविधान के अंदर एक संशोधन हुआ था, 91वां संशोधन, और उसके अंदर यह बोला गया था कि किसी भी राज्य के अंदर जो मंत्री होंगे उनकी संख्या कितनी हो सकती है? 15% ऑफ दी इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो आज की तारीख के अंदर राज्य के अंदर कितनी विधानसभा सीट हैं? 70 सीट हैं, और 70 सीट का 15% कितना होता है? उतने मंत्री हो सकते हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर। उस हिसाब से जो टोटल 70 का अगर हम 15% निकाले तो वो 12 मिनिस्टर है। तो मतलब उत्तराखंड के अंदर इंक्लूसिव ऑफ चीफ मिनिस्टर टोटल एक समय में 12 कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इन 12 मंत्रियों के अंदर चीफ मिनिस्टर भी शामिल होता है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का जो नेतृत्व है वो चीफ सेक्रेटरी करता है, मुख्य सचिव करता है, जिसमें अजय विक्रम सिंह जो राज्य के प्रथम चीफ सेक्रेटरी थे। राज्य के प्रथम चीफ सेक्रेटरी कौन थे? अजय विक्रम सिंह। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का नेतृत्व चीफ सेक्रेटरी करता है, मुख्य सचिव करता है, और राज्य के प्रथम सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह। और राज्य की जो पुलिस फोर्स है उसके फर्स्ट हेड यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी कौन थे? अशोक कांत सारन। अशोक कांत सारन उत्तराखंड के पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। चलिए आगे चलते हैं, अब राज्य की न्यायपालिका और कमीशन की तरफ चलते हैं। स्टेट जुडिशरी और कमीशन। स्टेट का जो एपेक्स जुडिशियल बॉडी है वो है उत्तराखंड हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना नवंबर 9, 2000 को ही हुई थी, राज्य स्थापना दिवस वाले दिन ही हुई थी, और इसे ऑफिशियली इंडिया का 20वां हाई कोर्ट माना जाता है। मतलब उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है वो भारत का 20वां उच्च न्यायालय है, और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 यानी कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस वाले दिन ही हुई थी। ये भारत का 20वां उच्च न्यायालय है, और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाई कोर्ट ये नैनीताल में स्थित है, ना कि कैपिटल देहरादून में। ठीक है, हाई कोर्ट उत्तराखंड का कहां स्थित है? नैनीताल में है। वहां से शिफ्ट करने की बात हो रही है, उसकी वहां पर ही शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब नैनीताल के पास ही बात चल रही है। मगर जब राज्य स्थापना हुई थी और अभी तक स्थिति यही है कि जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है? उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में है, राजधानी में नहीं है। और ये एक हिस्टोरिक गॉथिक स्टाइल बिल्डिंग में ऑपरेट होता है। मतलब जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय ना, आप इमेजेस में भी देखिएगा या आपको कभी मौका मिले तो जाइएगा, और मैं मानता हूं कि बहुत सारे उत्तराखंडी इस कोर्स का हिस्सा हैं, तो आपने ऑब्वियसली देखा भी होगा उत्तराखंड हाई कोर्ट का। मतलब बिल्कुल एक ब्रिटिश काल की बढ़िया इमारत में, एंशिएंट इमारत में हमारा हाई कोर्ट है, बहुत सुंदर हाई कोर्ट है, जो 1900 में सेंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा बनाई गई थी। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की बिल्डिंग किसने बनाई थी? जवाब है सेंटोनी मैकडोनाल्ड। कब बना था? 1900 में बना था। सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने इसको बनाया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट की बिल्डिंग को किसने बनाया था? यह सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, और कई बार और पूछा जाने की संभावना यहां पर है। उत्तराखंड हाई कोर्ट की बिल्डिंग किसने बनाई? कब स्थापना हुई? कब यह बिल्डिंग बनी थी?
उत्तराखंड राज्य हमारा 2000 में बना है, मगर बिल्डिंग 1900 में अंग्रेजों ने बनवाई थी। किसने बनाई थी? सेंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा बनवाई गई थी। सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा बनाई गई थी। और उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस अशोक ए देसाई वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट। न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई, न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई वॉज द फर्स्ट, न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। जबकि पहली महिला मुख्य न्यायमूर्ति की बात करें तो वो रितु बाहरी थी। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी थी उत्तराखंड की। ठीक है। इसके अलावा जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत राज्य के पहले जूरिस्ट थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। तो मतलब जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत उत्तराखंड के पहले ऐसे जूरिस्ट थे, न्यायविद थे, कानूनविद थे जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के भी जज बने। ठीक है। तो मतलब वो पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट में जज रहे होंगे, फिर वहां से उनका एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में हुआ। जस्टिस प्रफुल्ल, नाम ध्यान रखिएगा, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत उत्तराखंड के पहले न्यायविद रहे जो सुप्रीम कोर्ट में भी जज बने। आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत मेहरबान सिंह नेगी उत्तराखंड के पहले एडवोकेट जनरल बने थे, महाधिवक्ता बने थे। अनुच्छेद 165 के तहत उत्तराखंड राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी, मेहरबान सिंह नेगी, मेहरबान सिंह नेगी उत्तराखंड के पहले फर्स्ट आपके कौन थे? एडवोकेट जनरल। स्पीडी जस्टिस के लिए अप्रैल 2001 में फास्ट ट्रैक कोर्ट उत्तराखंड के अंदर स्थापित किए गए। त्वरित न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कब किए गए? अप्रैल 2001 में। और परमानेंट लोक अदालत भी स्थापित की गई देहरादून के अंदर, हरिद्वार के अंदर, उधम सिंह नगर के अंदर और नैनीताल के अंदर। ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए लोकयुक्त अधिनियम लाया गया। नवंबर 1, 2011 को लोकयुक्त अधिनियम पास किया गया। उत्तराखंड के अंदर पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लोकयुक्त अधिनियम पारित किया गया। नवंबर 1, 2011 को पास करके लागू किया गया, जिसके पहले लोकयुक्त कौन थे? जस्टिस SHA रजा, जस्टिस SHA रजा उत्तराखंड के पहले लोकयुक्त थे। न्यायमूर्ति SHA रजा was the first लोकयुक्ता ऑफ उत्तराखंड। अब राज्य सूचना आयोग की बात करें तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, राज्य सूचना आयोग जो है वो 2005 में गठित हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RS टोलिया। राज्य सूचना आयोग 2005 में बना, राज्य सूचना आयोग 2005 में बना और इसके जो पहले चेयरमैन थे वो RS टोलिया थे। अब बात करते हैं आगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करते हैं, रूट और फ्रेमवर्क ऑफ पंचायती राज सिस्टम, कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर पंचायती राज सिस्टम लागू है और लागू होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ओर बढ़ते हुए राज्य का जो पंचायती राज सिस्टम है, शुरुआत में यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायती राज एक्ट 1947 यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायती राज अधिनियम 1947 का और यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 के तहत ऑपरेट करता था। उत्तराखंड राज्य कब बना? 2000 में बना। और पंचायती राज सिस्टम तो हमें करना ही था, है ना। तो ऐतिहासिक भूमि की बात करें तो जो शुरुआती दिन है उसमें संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम ये प्रारंभिक आधार था। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 का, जिसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायती राज एक्ट बोलते हैं 1947 का,
और 1961 का अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत अधिनियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, ये कब का है? ये 1961 का है। यह 1961 के तहत ऑपरेट करता था, लेकिन बाद में राज्य ने संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद, संविधान के अंदर जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ वो कब हुआ था? पार्लियामेंट के अंदर अप्रैल 22, 1994 के बाद, और 73वें संवैधानिक संशोधन का अनुपालन करते हुए राज्य के अंदर नया फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया 2008 के अंदर, जब चीफ मिनिस्टर उस समय कौन थे? बीसी खंडूरी ने संशोधन लाकर वुमेन रिजर्वेशन को पंचायती राज सिस्टम में 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। तो मतलब देश का और उत्तराखंड का जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें महिलाओं की रिजर्वेशन 50% है। अब देखिए, जो अगर हम बात करें 73वां संवैधानिक संशोधन है वो तो 33% की बात करता था, है ना, मगर राज्य के अंदर 50% है। सीएम ने अमेंडमेंट लाकर महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर उस समय 50% कर दिया। तो मतलब पंचायत लेवल पर उत्तराखंड के अंदर महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 50%। पंचायती राज सिस्टम जो है वो एक स्ट्रिक्टली 3 टायर हायरार्किकल सिस्टम पर काम करता है, मतलब 3 स्तरीय सिस्टम होता है। सबसे जो लोअर लेवल होता है उसमें क्या होता है आपका? हायरार्की के अंदर जो सबसे लोअर लेवल पर होता है वो है विलेज लेवल पर, जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। गांव के स्तर पर सबसे छोटे लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक लेवल पर काम करती है, और फिर आती है आपकी जिला पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। इलेक्शंस और एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए पंचायती राज सिस्टम 2002 के अंदर उत्तराखंड के अंदर फुल्ली फंक्शनल हुआ, और पंचायती राज डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? वो देहरादून के अंदर है। पंचायती राज सिस्टम का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वो देहरादून के अंदर है। पंचायती राज सिस्टम का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? देहरादून में है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो ग्राम स्तर पर ग्रामीण शासन है उसके बारे में बात करते हैं। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, इसको पूरे सिस्टम को समझते हैं। जो 3 लेवल का हमने जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बताया था, पंचायती राज सिस्टम, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर आपकी क्षेत्र पंचायत और फिर आपकी जिला पंचायत। इसको समझते हैं, इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। जिला और क्षेत्र पंचायत रूरल स्ट्रक्चर के टॉप टायर पर जिला पंचायत होती है। मतलब जो हमारा ये सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है, इसमें सबसे ऊपर क्या आएगा? जिला पंचायत, फिर उसके नीचे क्षेत्र पंचायत, फिर सबसे नीचे ग्राम पंचायत। तो मतलब क्या है कि आपकी जो जिला पंचायत है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, तो इसलिए वो सबसे ऊंचे पद वाली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है हमारे पंचायती राज सिस्टम में। इसका जो पॉलिटिकल हेड है वो डायरेक्टली इलेक्टेड अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आमतौर पर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, यानी कि सीडीओ होता है। जो आपके जिला पंचायत का हेड होगा वो चुनाव के द्वारा चुना जाता है, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य जो करता है, संभालता है, वो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। डिस्ट्रिक्ट के किसी भी जिले के सभी रजिस्टर्ड वोटर जो 18 साल से ऊपर के हों वो जिला पंचायत के मेंबर्स को चुनते हैं। आपने वार्ड के चुनाव देखा होगा, तो वो जिला पंचायत के मेंबर ही चुन रहे हैं। जिला पंचायत अपने काम को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जैक्टली 6 स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से काम करती है। तो यहां से आपका एक सवाल बनता है कि जिला पंचायत में कितनी कमेटीज हो सकती हैं? जिला पंचायत कितनी कमेटी के माध्यम से काम करती है? जिला पंचायत 6 कमेटी के माध्यम से काम करती है, 6 विशेष समितियों के माध्यम से काम करती है। 6 विशेष समितियों के माध्यम से काम करती है। जिला पंचायत कितनी समितियों के माध्यम से काम करती है? 6 समितियों के माध्यम से काम करती है। इसमें जो सबसे पहले है वो है प्लानिंग और डेवलपमेंट कमेटी। प्लानिंग और डेवलपमेंट कमेटी
कि मतलब किस तरीके से प्लानिंग होगी, किस तरीके से क्षेत्र का विकास किया जाएगा, वो एक कमेटी है प्लानिंग और डेवलपमेंट कमेटी। दूसरे नंबर पर आती है आपकी एजुकेशन यानी कि शिक्षा समिति। तीसरे नंबर पर आती है स्वास्थ्य और वेलफेयर समिति, स्वास्थ्य और उद्धार समिति, वेलफेयर समिति। फिर आती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव समिति, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। और फिर आती है वाटर और बायोडाइवर्सिटी समिति, जल और बायोडाइवर्सिटी समिति। और फिर उसके बाद एक और आती है आपकी कंस्ट्रक्शन समिति यानी कि निर्माण समिति। इंपॉर्टेंट रूल यहां पर यह है कि जो एजुकेशन कमेटी है यानी कि शिक्षा समिति जो है, और जो हेल्थ और वेलफेयर कमेटी है, उसका चेयरपर्सन हमेशा महिला होना अनिवार्य है। तो आपको यहां पे एक बात तो ये पूछ लेंगे कि कितनी कमेटी के जरिए जिला पंचायत काम करती है, आप बता दोगे 6 समिति के नाम। अब आपसे 6 समितियों के नाम नहीं पूछेंगे, वो ये पूछेंगे ये बताओ इसमें से किसके अध्यक्ष को महिला होना अनिवार्य है। तो 2 कमेटी ऐसी हैं 6 समितियों में से जिनके अध्यक्ष को महिला होना अनिवार्य है। एक तो पहली आपकी शिक्षा समिति यानी कि एजुकेशन कमेटी, और दूसरी जो स्वास्थ्य संबंधी समिति है उसकी जो अध्यक्षता है वो महिला के लिए ही रखी गई है, महिला के लिए ही अनिवार्य है, महिला के लिए ही अनिवार्य है। मतलब इसकी चेयरपर्सन को हमेशा फीमेल ही चुनी जाएगी। और मिडिल टायर पर, अब ये तो आपने जिला पंचायत को समझ लिया, अब इससे लेवल पर आते हैं हम ब्लॉक लेवल पर यानी कि क्षेत्र पंचायत को समझते हैं। इससे जो नीचे का तबका है वो मिडिल टायर जिसको हम कहते हैं, वो आती है आपकी क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक लेवल पर काम करती है। और इसका जो पॉलिटिकल हेड है वो ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है यानी कि BDO होता है। ठीक है, जिला पंचायत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन था? CDO यानी कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा वो कौन होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक विकास अधिकारी। ठीक है, राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? ब्लॉक प्रमुख होगा। जबकि प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा। और जो क्षेत्र पंचायत है इसमें कम से कम 20 और मैक्सिमम 40 चुने हुए मेंबर होते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट क्षेत्र पंचायत के अंदर जो मध्य स्तर की है इसके अंदर कम से कम 20 और मैक्सिमम 40 निर्वाचित चयनित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, चुनकर आते हैं। अब ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ग्राम स्तर की, रूरल गवर्नेंस की, और उसके अंदर बात करते हैं ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत सबसे लोअर लेवल पर काम करने वाला हमारा पंचायती राज सिस्टम का बॉडी है। ये रूरल गवर्नेंस का फाउंडेशनल यूनिट है जो गांव के स्तर पर काम करती है। ग्राम पंचायत का जो फॉर्मेशन का जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है, कि मतलब ये है कि ग्राम पंचायत कहाँ होगी या नहीं होगी वो जनसंख्या के हिसाब से डिपेंड करती है। पर्वतीय क्षेत्र में 500 की जनसंख्या जरूर से जरूर होनी चाहिए, तभी वहां पर ग्राम पंचायत बन पाएगी। और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए, तभी वहां पर आपकी ग्राम पंचायत हो पाएगी। और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होगा वो ग्राम प्रधान होगा, और ये हमेशा चुनकर आता है। और आपकी ग्राम पंचायत में 5 से 15 तक टोटल सदस्य हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में कम से कम 5 से 15 तक सदस्य हो सकते हैं, और ये सारे सदस्य चुनकर आते हैं। इनका जो हेड होगा सभी 5 से 15 सदस्य का वो ग्राम प्रधान होता है, और ये भी चुना हुआ ही होता है। ये 15 मेंबर आपस में चुन के सरपंच को या ग्राम प्रधान को चुनते हैं। ग्राम सभा, और जो ये ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा जिसमें विलेज के, गांव के 18 वर्ष से
18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले जितने भी लोग होते हैं, जो एलिजिबल वोटर होते हैं, रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, वो सभी ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ग्राम सभा के अंदर कौन होते हैं? ग्राम सभा के अंदर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। गांव का हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है और वो रजिस्टर्ड वोटर है, मतलब जिसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, वो ग्राम सभा का मेंबर ऑटोमेटिकली होगा। और ग्राम सभा के मेंबर को चुनने के लिए, सॉरी, ग्राम पंचायत के मेंबर को चुनने के लिए ग्राम सभा के लोग वोट करते हैं। और ग्राम सभा के लिए साल में कम से कम 2 बार मीटिंग करना अनिवार्य होता है। ग्राम सभा को साल में कम से कम 2 बार मीटिंग करना अनिवार्य है, जिससे डायरेक्ट लोकतांत्रिक पार्टिसिपेशन सुनिश्चित होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। जो शहरी तंत्र है उसको समझते हैं नगर निगम, शहरी शासन, इसको समझते हैं। देखिएगा, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में समझते हैं उत्तराखंड के अंदर। इसके अंदर आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है, जिसको हम नगर निगम कहते हैं। और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड के अंदर 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत गवर्न होता है। कि मतलब जो अर्बन लोकल बॉडीज, देखिए पंचायती राज सिस्टम किसके अनुसार लागू हो रहा था? 73वें संवैधानिक संशोधन के हिसाब से। और जो अर्बन लोकल बॉडीज का है, जिला या नगर निकाय का, शहरी शासन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो संविधान के 74वें संशोधन के हिसाब से रेगुलेट होता है। जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य जो है, वो अपने लोकल बॉडीज को पॉपुलेशन के आधार पर 3 टायर में क्लासिफाई करता है। अपने अर्बन लोकल बॉडीज को, मतलब जो शहरी लोकल बॉडीज हैं, नगर निकाय है, उनको 3 लेवल पर क्लासिफाई करता है। जैसे ग्राम स्तर वाले को 3 पर कर दिया था ना, जिला स्तर, फिर आपका ब्लॉक स्तर और फिर आपका ग्राम स्तर। उसी तरह शहरी क्षेत्र के अंदर भी इसको 3 लेवल पर क्लासिफाई किया गया है। सबसे ऊपर आता है नगर निगम, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो सबसे ऊपर होता है और ये बड़े अर्बन सेंटर्स के लिए होता है। नगर निगम बनाने के लिए प्लेन्स में, मैदानी इलाकों में कम से कम जो जनसंख्या चाहिए होती है वो 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। मैदानी क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए और पहाड़ी क्षेत्र में 90,000 से अधिक होनी चाहिए नगर निगम के लिए। नगर निगम के लिए मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? मैदानी क्षेत्र के लिए कम से कम 1 लाख और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कम से कम 90,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। आज की स्थिति के अंदर उत्तराखंड के अंदर 9 नगर निगम हैं। 9 नगर निगम हैं उत्तराखंड के अंदर। आज की तारीख के अंदर 9 नगर निगम हैं। कहां हैं? देहरादून में है, हरिद्वार में है, हल्द्वानी में है, रुड़की में है, रुद्रपुर में है, काशीपुर में है, कोटद्वार में है, ऋषिकेश और श्रीनगर में। यहां पर आपके 9 नगर निगम हैं। आज की तारीख में उत्तराखंड के अंदर 9 जगह नगर निगम है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, कोटद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर। ठीक, ऋषिकेश और श्रीनगर। इनमें जो देहरादून है वो सबसे पुराना म्युनिसिपैलिटी है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के अंदर जितने नगर निगम हैं, म्युनिसिपल एरियाज हैं, उसमें सबसे पुराना कौन सा है? तो आपका जवाब बनेगा प्री के हिसाब से देहरादून है। देहरादून जो म्युनिसिपैलिटी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में स्थापना हुई थी। देहरादून म्युनिसिपैलिटी की स्थापना 1867 में हुई थी। देहरादून म्युनिसिपैलिटी की स्थापना 1867 में हुई थी। और जो नगर निगम का जो राजनीतिक हेड होता है वो मेयर कहलाता है, जिसको हम महापौर कहते हैं और नगर प्रमुख के रूप से भी जानते हैं। नगर निगम का हेड कौन होगा? महापौर या मेयर, या इसको हम नगर प्रमुख भी कह देते हैं। और यह पब्लिक द्वारा डायरेक्टली 5 साल के लिए चुना जाता है। आपने देखा होगा वार्ड के चुनाव होते हैं, फिर वहीं से चुन के आपका वार्ड के जो मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, फिर वो चुन के महापौर को चुनते हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। जबकि जो डिप्टी मेयर है वो इनडायरेक्टली सेलेक्टेड होता है।
मेयर तो चुना जाता है, जो उप महापौर होता है उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब बात करते हैं नगर निकायों में दूसरी बॉडीज के बारे में, अर्बन लोकल बॉडीज की जो दूसरी बॉडीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत के बारे में बात करते हैं। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, इसको समझिएगा। यहां पर अर्बन लोकल बॉडीज में नगर पालिका आएंगी, दूसरी पहले तो आपकी म्युनिसिपैलिटी आ गई, फिर नगर पालिका, उसके बीच वाले लेवल की फिर नगर पंचायत। बाकी जो अर्बन बॉडीज हैं छोटे शहरों और ट्रांजिशनल टाउन्स को कवर करती हैं। नगर पालिका परिषद यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल मीडियम सिटीज, जो मध्यम रेंज वाले जो शहर हैं, मध्यम जनसंख्या वाले जो शहर हैं, वहां पर आपकी नगर पालिका परिषद होती है। मैदानी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद के लिए जो जनसंख्या की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? नगर पालिका परिषद के लिए 50,000 से लेकर अगर 1 लाख है तो वहां नगर पालिका परिषद हो सकती है, और 1 लाख से ऊपर है तो नगर निगम हो जाएगी। नगर पंचायत की बात करें मैदानी क्षेत्रों में 5,000 से लेकर 50,000, वहां पर नगर पंचायत हो सकती है। ठीक है, अब देखिए पहले हम बात कर रहे थे नगर पालिका परिषद के बारे में। मैदानी क्षेत्रों में अगर जनसंख्या 50,000 से 1 लाख है, 50,000 से 1 लाख है तो वहां नगर पालिका परिषद हो सकती है। और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर अगर जनसंख्या 50,000 से 90,000 है तो वहां पर भी नगर पालिका परिषद हो सकती है। राज्य के अंदर लगभग 42 नगर पालिका परिषद हैं, 9 म्युनिसिपैलिटी हैं। नगर पालिका परिषद कितनी है? 42 नगर पालिका परिषद हैं उत्तराखंड के अंदर। ट्रांजिशनल एरियाज, जो गांव से टाउन बनने वाले क्षेत्र हैं, उनके लिए नगर पंचायत बनाई जाती है। मतलब जो अभी गांव हैं और लग रहा है कि कुछ सालों के अंदर वो शहर बन सकते हैं, छोटे कस्बे बन सकते हैं, तो वहां पर नगर पंचायत बनाई जाती है। और नगर पंचायत बनाने के लिए जो जनसंख्या होनी चाहिए वो कम से कम 5,000 होनी चाहिए और मैक्सिमम 50,000 होनी चाहिए। तो मतलब कहने की बात है कि 5,000 से कम जो रहेगा वो गांव ही रहेगा जनसंख्या वाला। 5,000 से अगर 50,000 के बीच में जनसंख्या है तो वो नगर पंचायत बनाई जा सकती है, और 50,000 से 1 लाख के बीच में है तो वो आपकी नगर पालिका परिषद होगी मैदानी क्षेत्र में, और 50,000 से 90,000 के बीच में है तो नगर पालिका परिषद होगी पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां पर आप ध्यान रखिएगा 3 नगर पंचायत पूरी तरह नॉमिनेटेड मेंबर से बने होते हैं। उत्तराखंड के अंदर जितने भी नगर पंचायत हैं उसमें से 3 नगर पंचायत ऐसे हैं जहां पर किसी भी मेंबर का चुनाव नहीं होता है, वो नॉमिनेटेड मेंबर के द्वारा बने होते हैं। ये 3 कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। इसके अलावा जो बाकी के नगर पंचायत हैं वहां पर चुनाव होता है सिर्फ इन 3-4 को छोड़कर। 3 कौन कौन से? कौन कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। जो ये नगर पंचायत हैं यहां के जो मेंबर होते हैं वो चुने नहीं जाते हैं, वो मनोनीत होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? इसके साथ आपका ये नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा होता है। उत्तराखंड के अंदर टोटल 42 नगर पालिका परिषद है। यह मध्यम आकार के छोटे शहरों के लिए बनाया जाता है। 3 नगर पंचायत ऐसी हैं जो मनोनीत हैं, यहां पर संसद जो सदस्य हैं वो उनका चुनाव नहीं होता, वो मनोनीत किए जाते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। और आपके नगर पालिका परिषद के अंदर नगर पालिका परिषद के अंदर, नगर पंचायत के अंदर और आपके म्युनिसिपैलिटी के अंदर, तीनों जगह जो शहरी स्थानीय निकाय हैं वहां पर 50% महिला आरक्षण है। वहां पर 50% महिला आरक्षण है। इज इट क्लियर? इसके साथ ही आपका जो उत्तराखंड का
जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है और पंचायती राज सिस्टम वाला सेशन है वो पूरा होता है। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27वां राज्य बना। उत्तराखंड का जो टोटल क्षेत्र है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। दोहरी राजधानी है, एक आपकी देहरादून है, एक गैरसैंण है। प्रशासनिक ढांचा की बात करें तो 2 मंडल हैं, 13 जिले हैं, एक सदनीय विधानसभा है जिसके अंदर 70 सीटें हैं और इसमें से 15 आरक्षित हैं। न्यायपालिका की बात करें तो उच्च न्यायालय नैनीताल में है और भारत का 20वां उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना भी 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज उत्तराखंड में 73वें संशोधन के साथ लागू है। ये 3 स्तरीय ढांचा प्रोवाइड करता है। यहाँ पर 50% महिला आरक्षण है, 2008 में लागू किया गया था। और अगर हम शहरी निकाय की बात करें तो ये 74वें संवैधानिक संशोधन के हिसाब से काम करता है। उत्तराखंड के अंदर टोटल 9 नगर निगम हैं, 3 मनोनीत नगर पंचायतें हैं। आप याद रखिएगा तीनों नाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। ठीक है, ये है। और सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। इसके साथ हमारा जो पहला हिस्सा है उत्तराखंड का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायती राज सिस्टम वो खत्म होता है लेक्चर। अब आपका कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज 5 मिनट के बाद आपकी दूसरी क्लास ऑलरेडी शेड्यूल्ड है जो हम रिवेन्यू सिस्टम ऑफ पुलिस रिवेन्यू सिस्टम ऑफ उत्तराखंड के बारे में जिसमें बात करने वाले हैं। और ये भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज 5 मिनट के बाद दूसरे सेशन में ज्वाइन करिएगा। पुलिस रिवेन्यू सिस्टम ऑफ उत्तराखंड, पुलिस राजस्व तंत्र जो है उत्तराखंड का, हालांकि इसको अबॉलिश किया जा चुका है मगर आपके सिलेबस का हिस्सा है तो उसको हम डिटेल में, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है तो उसको समझना जरूरी है। अगला सेशन उसके ऊपर है, 5 मिनट के बाद उसको ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।